ओके, सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बोरिंग कॉस्ट, और बोरिंग कॉस्ट पे हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, जैसे एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा, एंड लास्ट पॉइंट जो हमने कवर किया था दैट वाज अबाउट स्पेसिफिक एंड जनरल बोरिंग, राइट। अब एक बार जो इंड एएस में प्रॉपर लैंग्वेज है उसके हिसाब से एक बार गो थ्रू करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने हो चुके हैं और अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक बार इंड एएस की लैंग्वेज समझ लेते हैं। तो इंड एएस 23 बोरिंग कॉस्ट वो क्या बता रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो बोरिंग कॉस्ट इज द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट की बात भी कर रहा है वो, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसके अंदर दूसरा कॉस्ट भी आ सकता है, दैट आर इंकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। तो अगर हम फंड्स बोरो करते हैं उसके साथ जो भी खर्चा एसोसिएटेड है, जैसे प्रोसेसिंग फीस हो गया, आपका स्टैम्प ड्यूटी हो गया, आपका ब्रोकरेज हो गया, जैसे अगर हम लोन लेते हैं तो उसको कमीशन देना पड़ेगा, जो भी है, तो वो सब आपके बोरिंग कॉस्ट में आता है, राइट। इसमें नोट्स क्या क्या है। फर्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। कल ही हमने ये इफेक्टिव रेट क्या रहता है ये हमने देखा था, दैट इज ERI, या फिर इसको EIR भी बोलते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको कल ही बताया था कि इफेक्टिव रेट हमने कैसे निकालना चाहिए, राइट। बेसिकली ये IRR है, कैसे निकालना है हमने कल डिटेल में 2 क्वेश्चंस किए थे, राइट। तो ये हो गया एज प्रेस्क्राइब्ड इन इंड एएस 109, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और मैंने यहाँ पे लिखा है रेफर हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि ये मैंने बुक्स में एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर करके दिया है। नेक्स्ट, amount of interest, that is finance charge, should also be included as a part of borrowing cost which is paid or payable on lease liability recognized in accordance with Ind AS 116. Now what is Ind AS 116? It is nothing but leases. वो क्या बोल रहा है, अगर फाइनेंस लीज रहता है, फाइनेंस लीज, तो उसके अंदर जो आपकी लीज लाइबिलिटी पे ब्याज रहेगा वो भी आप इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट मानोगे। जैसे मैंने आपको कल भी ये सेम एग्जांपल दिया था, अगर मैं एक शिप बनाना चाहता हूं तो ऑब्वियसली शिप मुझे वो डॉकयार्ड के यहीं पे बनाना पड़ेगा। तो मैंने अगर पूरा डॉकयार्ड या फिर एक क्रेन फाइनेंस लीज पे लिया है तो वो जो मैं उनको रेंट पे करूंगा, लीज रेंट्स पे करूंगा, उसके अंदर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी मेरे शिप को कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, उसको हम बोरिंग कॉस्ट बोलते हैं, राइट। एंड थर्ड, एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस पे भी अपनी बात हुई है, दैट इज जो भी एक्सचेंज लॉस आता है ड्यू टू बोरिंग, अगर मैंने कुछ फॉरेन करेंसी से कुछ बोरो किया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यूएस डॉलर में बोरो किया है, तो वो टाइम पे आपका जो भी एक्सचेंज डिफरेंस रहेगा वो भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड, अब ये वाला पॉइंट हमने अब तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा, प्लीज ध्यान देना। डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑल्सो अ बोरिंग कॉस्ट। मतलब अगर आप प्रेफरेंस को डिविडेंड दे रहे हो तो वो भी ब्याज माना जाएगा, मतलब वो भी बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा। इसका मतलब अगर ये आपकी बैलेंस शीट है, यहां पे इक्विटी भी रहता है, यहां पे प्रेफरेंस भी रहता है, यहां पे बैंक लोन भी रहता है, यहां पे आपके डिबेंचर्स भी रहता है। आइडियली इन सबसे बाहर वालों से पैसा लिया, राइट। तो अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं दैट इज अ बोरिंग कॉस्ट। डिबेंचर्स से अगर मैं डिबेंचर इशू करके उनको इंटरेस्ट पे करता हूं दैट इज ऑल्सो अ बोरिंग कॉस्ट। और इन्होंने पहली बार ये बोल दिया है कि अगर आप प्रेफरेंस को भी डिविडेंड पे कर रहे हो तो डिविडेंड भी बोरिंग कॉस्ट आएगा, मतलब प्रेफरेंस भी बाहर वालों का पैसा है ऐसे मानना है, अगर वो रिडीमेबल है, अगर वो क्या है, रिडीमेबल है। और आपको याद आ रहा होगा मैंने कुछ टाइम पहले जब आपको बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन बताया था शेड्यूल 3 में, पार्ट 2 में, राइट, तो उसके अंदर आपको समझ में आया था कि मैंने सिर्फ वर्ड लिखा था बैलेंस शीट में इक्विटी एंड अदर इक्विटी, और मैंने तब भी आपको बताया था कि प्रेफरेंस के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस के बारे में बात करने के लिए हमें इंड एएस 32 या फिर 109 ये सब चेक करना पड़ेगा, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्रेफरेंस को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बाहर वालों का पैसा मानना है या ओनर्स का पैसा मानना है, ये वहां पे देखना है, राइट। तो एज ऑफ नाउ प्रेफरेंस बाहर वाले हैं, ऐसे पकड़े के चलना है, तो उनको जो डिविडेंड पे करेंगे वो भी आपका बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा। मतलब इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स को पे कर रहे थे और बैंक लोन को पे कर रहे थे वो तो बोरिंग कॉस्ट था ही था, साथ में प्रेफरेंस भी फर्स्ट टाइम बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो गया, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एएस एंड इंड एएस। प्रेफरेंस को भी उन्होंने बाहर वाले मान लिया, राइट, लेकिन कौन से वाले, रिडीमेबल। अगर इरिडीमेबल रहता है तो वो ओनर के पैसा है, अगर इरिडीमेबल है मतलब क्या, एक बार आपने दे दिया लेकिन मुझे वापस रिपे करने की जरूरत नहीं है, रिडीम करने की जरूरत नहीं है, एट दैट टाइम इट विल बी ट्रीटेड एज ओनर्स फंड, एंड ओनर्स फंड को डिविडेंड वो बोरिंग कॉस्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, सिर्फ बाहर वालों को माना जाएगा। जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, इक्विटी डिविडेंड और डिविडेंड ऑन इरिडीमेबल प्रेफरेंस इज नॉट अ बोरिंग कॉस्ट, मतलब वो ओनर का पैसा है, ओनर का मतलब बाहर वालों का पैसा माना नहीं जाएगा, ये घर वालों का पैसा है, राइट, तो ये बोरिंग कॉस्ट नहीं है। तो आइडियली हमने सीख लिया कि जो भी बाहर वालों से आएगा उनको जो हम पे करेंगे वो बोरिंग कॉस्ट है। बैंक लोन,
डिबेंचर से लोन, टर्म लोन्स लेना जो भी है, और प्रेफरेंस फर्स्ट टाइम हमने इंक्लूड किया, राइट, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इशू इक्विटी कैपिटल इज ऑल्सो नॉट बोरिंग कॉस्ट। जैसे ऊपर हमने किया था, अगर मैं डिबेंचर इशू करने के लिए एक्सपेंस पे करता हूँ, कुछ खर्चा करता हूँ, या फिर लोन लेने के लिए कुछ प्रोसेसिंग फी पे करता हूँ, वो भी बोरिंग कॉस्ट है। ठीक उसी तरह इक्विटी, जब इक्विटी का जो डिविडेंड है वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है, तो उसके लिए इशू एक्सपेंसेस भी आपके बोरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है बेटा। फॉरेन एक्सचेंज ये वही स्टेप्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको सिखाया है, पहले क्या निकालना चाहिए, दूसरा क्या निकालना चाहिए, ये ओवरऑल हो गया है, राइट। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज पे एक पॉइंट मुझे और डिस्कस करना है आपके साथ, वो एक्चुअली मैं 2-3 क्वेश्चन में रह गया, वो एक डिस्कस करना है, तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप लोग मुझे उसका आंसर दोगे। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा मैंने 1422 को $10,000 का लोन लिया है, लोन टेकन, ठीक है, और लोन लिया है एट द रेट 5% पर एनम। एक्सचेंज रेट दिए हैं 1422 के दिन $1 इज इक्वल्स टू लेट्स से 60 रुपीज़, और 31 मार्च 2023 के दिन $1 इज इक्वल्स टू ₹70। ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स दीजिए। व्हाट इज द एक्चुअल इंटरेस्ट पेड? What is the actual interest paid on the 31st of March 23? Yes, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे। 35,000। तो वो आया आपका $10,000 पे 5% ब्याज लगेगा, और करेंसी उस दिन की 70 रुपीज़ चालू है, विच इज़ 35,000। क्या ये इंटरेस्ट को आप कैपिटलाइज करोगे? यस, ये मान के कि ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए, राइट। ओके, what is the exchange loss? What is the exchange loss? 1 lakh। $10,000 है इंटू 70 माइनस 60 रुपीज़ से 70 हो गया, तो ऑब्वियसली मेरा लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ। ठीक है, ये लॉस को डायरेक्ट पीएल में नहीं डालना, इस पे लिए एक अपर कैप है। अपर कैप क्या है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर मैं बोलता हूँ प्रिवेलिंग रेट इन इंडिया was 12% पर एनम, was 12% पर एनम। प्लीज़ बताइए, अगर हम इंडिया में लोन लेते हैं तो लोन कितना लेते हैं? 6 लाख। यस, 6 लाख, क्योंकि $10,000 लेते और उस दिन का रेट 60 रुपीज़ चल रहा, 6 लाख, और 6 लाख पे 12% पे करते तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता? इफ इंटरेस्ट वॉज पेड इन इंडिया, कहने से 72,000, क्योंकि आप 6 लाख का लोन लेते हैं और उस पर 12% पे करते हैं, विच इज 72,000। तो इतना आपको कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाता है, जिसमें से आपने अभी तक कितना कैपिटलाइज किया? 35,000। तो बैलेंस अमाउंट आपको कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाएगा, जो रहेगा आपका 37,000, राइट। तो ये 1 लाख में से आप कितना कैपिटलाइज करोगे? 37,000, और बाकी का पीएल में जाएगा 63,000। यहाँ तक अपना हो गया था ऑलरेडी, राइट। इतना हम कैपिटलाइज करेंगे, ये चीज़ अपने को समझ में आ गई थी, राइट। अब आगे की बात करते हैं। फिलहाल एज ऑफ नाउ लास्ट में रेट क्या चालू था? 70। 31 मार्च 24 में, 31 मार्च 24 में $1 हो गया ₹68। यहाँ पे गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन हुआ। कितना गेन हुआ? कितना गेन हुआ? 20,000। तो आप बोलोगे $10,000 थे और 70 से हम 68 पे आ गए। जस्ट 1 सेकेंड, आई फॉरगॉट टू शेयर द लिंक टू निकिता एक्चुअली। यस, सो यहाँ पे गेन कितना हुआ? 10,000 इंटू 2 विच विल गिव मी 20,000, राइट, विच विल गिव मी 20,000। तो गेन हो गया अपना 20,000। अब ये गेन का क्या करना चाहिए आप बताइए प्लीज़। पीएल में ट्रांसफर करना चाहिए या एसेट से माइनस करना चाहिए? एसेट से माइनस करेंगे। अप टू कितना हम माइनस कर सकते हैं बेटा? अप टू 37,000। एक काम करते हैं, इसको 66 ले लेते हैं। अगर ये 66 होता तो लॉस कितना होता? 40,000।
66 होता तो लॉस कितना होता 40,000, राइट। तो प्लीज़ बताइए 40 में से हम कितना हम एसेट में एडजस्ट करते हैं 37 और बाकी का कहने से P&L क्रेडिट में जाता कितना 3000। यहाँ तक आपने सीखा है और यहाँ तक सब बराबर चल रहा है, राइट। यहाँ तक हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं, सब कुछ हमने सीख लिया, राइट। ओके, अब मैं कुछ इसमें ट्विस्ट करता हूँ, प्लीज़ ध्यान देना अच्छे से। 31 मार्च के दिन आपने लोन मतलब 1 साल पूरा हुआ था, राइट। लोन रिपे किया था क्या? द आंसर इज नो। मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने 31 मार्च के दिन लोन रिपे किया, पूरा नहीं, पार्ट लोन रिपे किया, एंड आई रिपेड $6,000 $6,000 मैंने रिपे कर दिया, राइट। तो इस साल का कुछ ट्रीटमेंट चेंज हुआ क्या? द आंसर इज नो। इस साल ट्रीटमेंट पूरा वही था, मतलब अभी तक जो हमने किया 37 को कैपिटलाइज किया, ये बिल्कुल सही किया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज टेल मी अब आउटस्टैंडिंग लोन कितना है मेरा? व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग लोन? तो आप बोलोगे सर $4,000, बराबर, मैंने 6,000 रिपे कर दिया। लास्ट टाइम रेट क्या चालू था अपना 70। अब मैं आपको बोल रहा हूं अगले साल रेट हो गया 66। अगले साल रेट कितना हो गया 66, प्लीज ध्यान देना 66 हुआ। प्लीज बताइए अब मेरा गेन कितना हो रहा है? गेन कितना हो रहा है? पिछली बार 70 रेट था, अभी 66 हुआ। प्लीज बताइए गेन कितना हुआ? 4 रुपीज। कितने थाउजेंड? 10,000 या 4,000? 4,000। अभी 6,000 तो है नहीं, मैंने रिपे कर दिया। तो आप बोलोगे सर $4,000 का 4 रुपये तो फायदा हो गया, बराबर, कितना हो गया 16,000। प्लीज बताइए ये 16,000 हम एडजस्ट से करेंगे या नहीं करेंगे 37 में से? यस प्लीज। पार्ट लोन रिपेमेंट किया तो अब ये 16,000 आइडियली मैंने क्या सिखाया था, अगर पहले हमने कैपिटलाइज किया है तो 37 तक मैं आपको वापस से उसको नीचे लाने का मौका दूंगा। मतलब अगर आपने एसेट को पहले कैपिटलाइज किया है तो उससे वापस लाने का राइट भी आप रखते हो अगर गेन हुआ फ्यूचर ईयर्स में। तो अब 16,000 का हुआ, 37 तक मेरे पास राइट था। प्लीज बताइए ये पूरा 16,000 हम एडजस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस, हम 16,000 पूरा एडजस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते? सो द आंसर इज, अभी ये जो गेन आया ये 10,000 पे आया या 4,000 पे आया? द आंसर इज 4,000 पे, राइट। तो ये जो 37,000 था, ये जो 37,000 था इसको भी आप प्रोपोर्शनेटली करोगे, मतलब ये 10,000 के लिए था, राइट, ये $10,000 के लिए था, तो $4,000 के लिए कितना था वो बता दो मुझे। $4,000 के लिए कितना था? अगर 37 $10,000 के लिए था तो 4,000 के लिए कितना था? 14,800, राइट। दैट मीन्स मैं वापस से एडजस्ट कर पाऊंगा ये 16,000, नॉट अप टू 37,000 बट अप टू 14,800 ओनली, दैट इज प्रोपोर्शनेटली। क्योंकि वो जो आप 37 बोल रहे हो मैंने कैपिटलाइज किया था वो 4,000 पे थोड़ी किया था, वो तो 10,000 पे किया था। तो आप ये 16,000 पूरा थोड़ी राइट ऑफ पूरा थोड़ी एडजस्ट करोगे। आप उसको पूछोगे ये 37 कितने में था, तो आपने बोला सर $10,000 पे, अभी ये जो गेन है वो 4,000 पे ही है, तो आपको प्रोपोर्शनेटली करना पड़ेगा। दिस वाज द न्यू पॉइंट। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? यस। तो अगर अभी गेन होता है और अगर पहले लॉस होता है तो आपने कैपिटलाइज किया, अगर गेन होता है तो आप रिवर्स कर सकते हो, ट्रू। लेकिन अगर मैंने पार्ट लोन रिपे कर दिया होगा तो आपको प्रोपोर्शनेटली गेन एडजस्ट करना पड़ेगा, ना कि पूरा, राइट। तो अगर आप नोट्स में चेक करोगे, लास्ट पॉइंट, इफ पार्ट ऑफ लोन इज रिपेड देन द गेन कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रीवियस लॉस प्रोपोर्शनेटली, नॉट कंप्लीटली बट प्रोपोर्शनेटली। आपने वो चेक किया, ये 10,000 के लिए था तो 4 के लिए कितना आपने प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट किसको बोलते हैं? एन एसेट विच टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ये डेफिनेशन तो अपन ने एकदम लर्न कर लिया है पूरा कि सब्सटेंशियल पीरियड लगना चाहिए, कितना कोई डिफाइंड नहीं है। नॉर्मली अ पीरियड ऑफ 12 months इज कंसिडर्ड टू बी सब्सटेंशियल पीरियड, however it is not defined, it can be considered as per the judgment of the entity। मतलब अगर उन्होंने कुछ बोला नहीं होगा, अब 6 महीने को भी अज्यूम कर लेना कि yes it is a substantial period। if the question is silent we can assume that the asset is taking substantial period of time। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो अज्यूम कर लेना ये सब्सटेंशियल पीरियड है। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज पे एक बहुत बड़ा वो बोलते हैं ना कि ट्विस्ट रहता है। ट्विस्ट ऐसे कभी हाँ कभी ना ऐसे वाला काम है।
जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्वेंट्री मतलब क्या, इन्वेंट्री मतलब जिसमें मैं डील करता हूँ स्टॉक बेसिकली, राइट। अगर मैं लेट्स से एक एयरक्राफ्ट डीलर हूँ, एयरक्राफ्ट, मैं प्लेन्स बनाता हूँ, जेट्स बनाता हूँ, अगर कोई मुझे ऑर्डर देता है तो मैं उसके लिए जेट बना देता हूँ। कहने से ये जेट 1 या 2 दिन का काम नहीं है बेटा, जेट बनाने के लिए मैं भी शायद 1, 1.5, 2, 3 साल भी लग जाएंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। और ये मैं लार्ज क्वांटिटी में बना के नहीं रखता हूँ, ऑर्डर आएगा तो बनाता हूँ, राइट। मैं इन्वेंट्री नहीं करूंगा। अगर मान लेते हैं एक जेट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक जेट अगर 20 करोड़ का है सपोज, तो मैं थोड़ी 20-20 करोड़ अटका के रखूंगा, राइट। ऑब्वियसली इट विल टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, और अगर आप मुझे ऑर्डर दोगे तो मैं आपसे थोड़ा बहुत एडवांस भी लूंगा और शायद मैं लोन भी बोरो करके वो चीज पूरी करूंगा। तो क्या मुझे एक सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है ये बनाने में? द आंसर इज यस। लेकिन मेरा ये एसेट नहीं है, ये मेरा इन्वेंट्री है। तो क्या इन्वेंट्री कॉस्ट, ये बोरिंग कॉस्ट ऐड करने का मौका देना चाहिए? द आंसर इज यस, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन अगर आप लोन ले रहे हो इन्वेंट्री बनाने के लिए, लेकिन ये आपका रेगुलर बिजनेस है, आप रिपीटेटिव बेसिस पे वही इन्वेंट्री बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं मेरा बिजनेस है ये कैलकुलेटर का, राइट। और कैलकुलेटर बनाने के लिए मैंने 10 लाख रुपए लोन लिया, कैलकुलेटर बनाने के लिए मैंने 10 लाख रुपए लोन लिया, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ये कैलकुलेटर्स बना के रखता भी हूं मेरे पास स्टॉक में? द आंसर इज यस, मैं रखता हूं बिल्कुल। तो उसके लिए इन्वेंट्री कॉस्ट ये कैलकुलेटर के कॉस्ट में ऐड होगा क्या? द आंसर इज नो, वो आपके खर्चा है, वो पीएल में जाएगा। मतलब अगर आप लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव बिजनेस पे करते हो तो उसको बोरिंग कॉस्ट नहीं माना जाएगा, वो पीएल में ही जाएगा, इन्वेंट्री पे ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक सब्सटेंशियल पीरियड ले रहे हो, सब्सटेंशियल पीरियड 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, तो उसका जो ब्याज रहेगा वो भी ऐड होगा इन्वेंट्री में। मतलब अगर मैं आपको बोलूं ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, दिस इज एयरक्राफ्ट विच विल टेक आइडियली 3 years टू कंप्लीट, 3 years टू कंप्लीट, राइट। तो ऑब्वियसली इसको बनाने के लिए टू मेक दिस आई टोक अ लोन, हमने लोन लिया, टुक लोन, राइट। तो क्या ये लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। क्या ये इंटरेस्ट पेमेंट इसको चार्ज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, इसको कैपिटलाइज करना अलाउड है। ऑल्दो एयरक्राफ्ट मैं डीलर हूं, मैं बेच रहा हूं, ये मेरा इन्वेंट्री है, दिस इज नॉट माई एसेट, दिस इज इन्वेंट्री, राइट। फिर भी इसको ऐड करने का मौका दिया जा रहा है, क्यों? इट इज टेकिंग अ सब्सटेंशियल पीरियड। और मैं ये लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव बेसिस पे नहीं बनाता हूँ, राइट। मैं रिपीटेटिव बेसिस पे लार्ज क्वांटिटी में नहीं बनाता हूँ। मतलब अगर आप बोलोगे सर आपके पास 100 पीस रेडी है क्या, मैं बोलूंगा नहीं भाई 100 नहीं रेडी है। अगर एक एयरक्राफ्ट 20-20 करोड़ का है तो मैं थोड़ी 100 पीस रेडी रखूंगा, राइट। ऑब्वियसली मैं ऑर्डर बेसिस पे तैयार करके दूंगा आपको। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, राइट। लेकिन अगर रिपीटेटिव बेसिस पे रहा तो उसका इंटरेस्ट आपके पीएल में जाएगा, उसका इंटरेस्ट आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, यहां पे क्लियर बोला है डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंस, राइट। हर बार नहीं, कभी कभार हाँ, कभी कभार ना, दैट डिपेंड्स अपॉन योर जजमेंट, आप कितना अच्छे से एनालाइज करते हो वो क्वेश्चन को। द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज क्यूए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर जनरेटिंग फैसिलिटीज, इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे अगर एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, अगर हमारी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, या फिर हम अपने लिए खुद के लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैंने बहुत बड़ा एक लोन लिया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वो बहुत टेक्निकल है, तो मैंने बहुत लोन लिया है बहुत ज़्यादा काम करवाने के लिए, राइट। तो सॉफ्टवेयर रेडी होने के लिए जो ब्याज लगेगा, जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, वो भी ऐड कर सकते हैं। द आंसर इज यस, इफ इट इज टेकिंग अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इन्वेंट्रीज, बेरर प्लांट्स, सबके लिए अगर सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, और इनके लिए अगर आपने इंटरेस्ट लिया है तो इनको इंटरेस्ट डायरेक्ट ऐड करना अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, करना क्या है बोरिंग कॉस्ट का? एज पर इंड AS 23, द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन और द कंस्ट्रक्शन और द प्रोडक्शन, मतलब आप अक्वायर करने के लिए ले रहे हो, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ले रहे हो, प्रोडक्शन के लिए ले रहे हो, तो ये बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा, उसको बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट लगेगा, राइट। अब आप बोलोगे सर अक्वायर करने के लिए लगेगा क्या? द आंसर इज यस। मैंने आपको कहा था अगर मैं अक्वायर कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बनाने के लिए कुछ बनाने के लिए दिया है, तो उसके लिए भी आपको बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा। ऑफन क्वालिफाइंग एसेट इज कैपिटलाइज्ड if any borrowing cost is not having any connection with QA, कनेक्टेड ही नहीं है, then such amount should be transferred to PNL, सीधा सीधा PNL में ट्रांसफर कर देना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बोरिंग कॉस्ट, और ये पॉइंट आ गया जहां अपन कल स्टार्ट कर रहे थे, राइट। एक बार फिर से बात कर लेते हैं एकदम अच्छे से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोरिंग, फर्स्ट इज स्पेसिफिक, लोन इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक क्वालिफाइंग एसेट। क्या बोल रहा है? एंटायर बोरिंग कॉस्ट शैल बी कैपिटलाइज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट। यहां पे मैंने आपको कल भी बताया था, अगर मैंने लोन लिया है 20 करोड़ कंस्ट्रक्शन पे, राइट, कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए मैंने 20 करोड़ लोन लिया है, और मैंने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन, लेकिन खर्चा किया सिर्फ 1 करोड़ रुपए, और धीरे धीरे यूज करने वाला हूं, तो वो धीरे धीरे कोई मैटर नहीं करता है।
सीधा सीधा 20 करोड़ पे जो ब्याज रहेगा वो कैपिटलाइज करना शुरू कर देना, अगर वो स्पेसिफिक है, अगर वो स्पेसिफिक है तो। और अगर ये बाकी का 19 करोड़ आपने टेम्पररी सेव किया होगा कोई अकाउंट में, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो टेम्पररी इनकम बोल के माइनस करना। यहाँ पे डेट नहीं देखी जाएगी, जिस दिन आपने फर्स्ट एक्सपेंडिचर किया वहां से शुरू कर देना है कैपिटलाइजेशन, राइट। दैट इज स्टार्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एंटायर बोरिंग कॉस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन डिफरेंट डेट्स। आप अलग अलग डेट्स पे अगर एक्सपेंस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट डे पे करोगे। नेक्स्ट, एज पर इंड AS 23, if any enterprise has earned temporary income by investment of unused borrowed funds, then amount of temporary income should be adjusted against borrowing cost and only thereafter principles of recognition should be applied। सीधी बात है, टेम्पररी इनकम भी आप माइनस करोगे, लेकिन ये इनकम माइनस करने का राइट सिर्फ स्पेसिफिक को है, इसके अलावा नहीं, ठीक है। अगर जनरल बोरिंग रहता है, मतलब मैंने लोन लेके तो रख दिया है लेकिन कोई पर्पस के लिए वो डिफाइंड नहीं है, कोई भी पर्पस डिफाइंड नहीं है, राइट। लोन इज नॉट फॉर स्पेसिफिक क्यू, इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस और फॉर मल्टीपल पर्पस। कोई एक पर्पस के लिए, जैसे कोई एसेट खरीदा, वर्किंग कैपिटल यूज किया या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया, तो ये चीज आएगी। और मैंने आपको कल भी एक पॉइंट एकदम क्लियर किया था। लेट्स से मेरे पास 14% डिबेंचर्स भी है और 12% टर्म बैंक लोन भी है, ठीक है। ये है 50 लाख का, ये है 30 लाख का, टोटल 80 लाख का मैं लोन लेके रखा है, लेकिन ये जनरल लोन है। मैंने जब इशू किया था या बैंक से लोन लिया था, मेरा कोई पर्पस डिफाइंड नहीं था, ठीक है। और मेरा एक स्पेसिफिक लोन भी है, एक स्पेसिफिक लोन है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए 10% लिया था मैंने, 40 लाख का लोन, 40 लाख का लोन। तो ये तो स्पेसिफिक हो गया, लेकिन बिल्डिंग पे खर्चा आ गया 65 लाख रुपीस, 65 लाख, राइट। तो ये 25 लाख आपने कहां से यूज किया? अगर आपने आपका भी पैसा लगाया होगा तो इंड AS बोलेगा नहीं नहीं, आपके पास बोरिंग थी ना, हम यही मानेंगे कि आपने इसमें से यूज किया है। आपने चाहे किसी और का पैसा यूज किया हो, लेकिन हम यही मानेंगे अगर आपका जनरल बोरिंग है तो आप इसको कैपिटलाइज करोगे, आपने इसमें से ही 25 लाख यूज किया होगा, राइट। अगेन इसके लिए कौन सा रेट लगेगा? वेटेड एवरेज रेट लगेगा, वेटेड एवरेज रेट ऑफ बोरिंग या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेटेड एवरेज कैसे निकालना है एक बार बात करेंगे वापस से। वेटेड एवरेज रेट लगेगा और आपने 25 इसमें से ही यूज किया है, ये बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। जो जनरल बोरिंग है, कैपिटलाइजेशन शैल बी डन एक्सपेंडिचर वाइज, एक्सपेंडिचर के हिसाब से करना है, मतलब जितने दिन आपने यूज किया। जैसे अगर मैंने खर्चा किया 17 से तो 17 से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा, अगर मैंने खर्चा किया 110 से तो 110 से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। स्पेसिफिक में डेट नहीं देखी जाती, लेकिन जनरल में आप जितने पीरियड के लिए यूज कर रहे हो उतने पीरियड देखा जाएगा, राइट। दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट टू कैपिटलाइज द बोरिंग कॉस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं तो एक बार देख लेते हैं बेटा। अगर मैं आपको बोलूं मैंने 14% लोन लिया है 50 लाख का, ठीक है, और मैंने 16% डिबेंचर इशू किए, लेट्स से 30 लाख के, ठीक है, और मैंने एक और लोन लिया है 15% पे, एक टर्म लोन और है वो 10 लाख रुपए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इंटरेस्ट का कॉस्ट निकालोगे। तो पहले आप इंटरेस्ट निकालोगे, ये लोन अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट निकालो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 50 लाख पे 14% 7 लाख, 30 लाख पे 60% 16% 4,80,000 एंड 15% ये आ रहा है 1,50,000। तो टोटल हो गया आपका 7 11 12 12 13 30, राइट। टोटल कितना हो गया आपका 13 30, और टोटल आपने कितना बोरो किया था 90 लाख रुपीस, 90 लाख का लोन बोरो किया और इंटरेस्ट कितना आ रहा है 13 लाख 30। तो 13 लाख 30 इज व्हाट परसेंटेज डिवाइड बाय 90 lakhs, दिस कम्स टू 14.77। तो 13,30,000 डिवाइड बाय 90 लाख रुपीस विल गिव मी 14.77% या फिर 78% कर सकते हो आप इसको। क्लियर? सो दिस इज द वेटेड एवरेज रेट। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि आपने ये 25 लाख रुपए लगाया, 25 लाख कहाँ से लगाया? सीधी बात है इनमें से लगाया होगा, तो आप क्या रेट लगाओगे 14.78 रेट लगाओगे। दिस इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग, राइट। अगेन अगर आपने एफएम में वो वेट वाला मेथड सीखा होगा, वेट देना, तो वेट्स वाला मेथड से भी चल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इंटरेस्ट लेके डिवाइड बाय टोटल लोन करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट सबको ये? सो दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग। अगेन वेटेड एवरेज अगर डेट्स रहती है यहाँ पे, तो डेट्स के साथ कैसे कैलकुलेट करना है ये भी अपन थोड़ी देर में सीखने जाएंगे। मतलब अगर अलग अलग दिन पे लोन लिया होगा तो फिर वेटेड एवरेज कैसे निकालना है वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। आगे
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके ऊपर, नोट्स में एक एक करके रीड करते हैं. इफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज इंकर्ड आउट ऑफ स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल, मतलब अगर मैं कोई एक बिल्डिंग ले रहा हूं उसके लिए मैंने लोन भी लिया है, उसमें से भी यूज कर रहा हूं और जनरल में से भी, देन वी शैल फर्स्ट यूज स्पेसिफिक बोरिंग इफ सच बोरिंग इज अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ एक्सपेंडिचर. पहले बार कौन सा यूज करेंगे? स्पेसिफिक. उसने कुछ बोला नहीं होगा लेकिन आप स्पेसिफिक ही यूज करोगे. नेक्स्ट, in computing the capitalization rate for generally borrowed funds, the entity should exclude borrowing costs on borrowing which are specially used for purpose of obtaining a qualifying asset until that specific asset is ready for its intended use. मतलब क्या? जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा था मैंने 14% लोन है, 16% डिबेंचर है और 15% टर्म लोन है. इसके अलावा मेरे पास एक स्पेसिफिक लोन भी था. स्पेसिफिक, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिकली 50 लाख का लोन लेकर आया था, तो इसका इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, वो अलग ही रहेगा. जनरल मतलब जो दूसरे लोन रहेंगे, राइट. तो उसने भी यही बोला है, इट शुड बी एक्सक्लूडेड, इट शुड बी एक्सक्लूडेड, वो यही बोल रहा है आपको. ठीक है. थर्ड पॉइंट, वंस सच एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू बोरिंग्स ऑफ सच एसेट शैल बी कंसिडर्ड एज जनरल बोरिंग. अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये और थ्योरी पॉइंट आ सकता है ये. मैंने एक बिल्डिंग के लिए लोन लिया था, दिस इज बिल्डिंग, ठीक है. और इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक लोन लिया था 12% पे 50 लाख, ठीक है, 50 लाख. तो क्या ये स्पेसिफिक है? द आंसर इज यस. लेकिन इसके ऊपर लग गए 70 लाख रुपए और इसके अलावा मेरे जनरल बोरिंग भी थे, इसके अलावा मेरा जनरल बोरिंग भी था. अब जनरल बोरिंग जो था वो था 14% डिबेंचर्स 30 लाख रुपए के और 18% लोन लेट्स से 40 लाख रुपए का. ठीक है. वेटेड एवरेज रेट हम निकाल सकते हैं. तो आइडियली आप बोलोगे सर आपने इसमें से 20 लाख रुपए यूज किया है, तो इसका जो भी वेटेड एवरेज रेट रहेगा 20 लाख इंटू दैट रेट आप कैपिटलाइज कर दो. ठीक है. ये हो गया बेसिक पॉइंट. अब मैं आपको बोल रहा हूं आफ्टर द ईयर एंड दिस बिल्डिंग गॉट कंप्लीटेड, ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गया. कहने से अब इसका ब्याज अब और कैपिटलाइज नहीं करेंगे. द आंसर इज यस. मतलब आपने जब तक ये लोन रिपे नहीं किया होगा, नॉट रिपेड, आफ्टर द कंप्लीशन अगर आपने लोन नहीं लिया, कहने से अब ये स्पेसिफिक बचा ही नहीं. अब तो ये स्पेसिफिक है नहीं ना, क्योंकि स्पेसिफिकली आपने बिल्डिंग के लिए लिया था. आइडियली बिल्डिंग बनने के बाद अपना लोन रिपे कर देना चाहिए था, लेकिन आपने रिपे किया ही नहीं, अभी तक आप यूज कर रहे हो वो लोन. दैट मीन्स दिस विल नाउ कन्वर्ट इनटू जनरल बोरिंग. वो क्या बोल रहा है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर भी आपने रिपे नहीं किया तो अगले साल से इसको जनरल बोरिंग कैटेगरी में डाल देना. मतलब अब आपके पास 2 नहीं, अब आपके पास 3 लोन रहेंगे, जो 12% लोन होगा 50 लाख का. अगले साल अगर मान लेते हैं मैंने दूसरा एक एसेट बनाया, कंस्ट्रक्शन किया मैंने दूसरा, और यहां पे मुझे 25 लाख लग रहे हैं, तो 25 लाख में इन दोनों में से नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा इन तीनों से लिया, और वेटेड एवरेज रेट आपका चेंज हो जाएगा अगले साल के लिए, और इसका रेट, ये तीनों का रेट इसको लगेगा 25 लाख को. समझ में आया सबको ये? दैट इज स्पेसिफिक बोरिंग. कब तक स्पेसिफिक रहेगा? टिल द एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. जैसे ही वो रेडी हो गया वो अब स्पेसिफिक कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में आ जाएगा. इसका ये रूल है, राइट. तो मैं थर्ड पॉइंट फिर से एक बार रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना. थर्ड पॉइंट आई एम रीडिंग अगेन. Once such specific asset is ready for its intended use or sale, borrowing cost related to borrowings of such asset shall be considered as part of general borrowing cost of the entity and be used for computation of capitalization rate on general borrowing. ये जो हम रेट निकाल रहे हैं ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग, इंड एस उसको बहुत बार कैपिटलाइजेशन रेट बोलता है, विच इज नथिंग बट WSCR, WSCC जो आप बोलते थे FM में, हम यहाँ पे WSC भी बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग. इसको ही वो CR भी बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट. नेक्स्ट, नोट 4. Once borrowing cost is capitalized, there may be some possibility that recoverable amount of the asset is lower than the carrying amount. Hence, such asset should be tested for impairment. अब ये impairment आपका हुआ नहीं है इसके पहले, राइट. जो ओल्ड बैच से, मतलब ओल्ड इससे आए हैं, स्कीम से, ओल्ड स्कीम से, ये AS28 था और AS28 कभी उनको था ही नहीं, जो ओल्ड सिलेबस से आए हैं. ठीक है. न्यू सिलेबस में तो अब सारे AS हैं उसके अंदर है, तो इम्पेयरमेंट बेसिकली आपका हुआ ही नहीं है अगर आप ओल्ड सिलेबस से आए हैं तो. ठीक है. अब इम्पेयरमेंट रहता क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इम्पेयरमेंट क्या रहता है बेसिकली, नॉट पूरा डिटेल में मैं, लेकिन इम्पेयरमेंट का मीनिंग आपको दे देता हूँ, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये बैलेंस शीट है और मेरे पास यहाँ पे एक मशीनरी है, मशीनरी
मशीनरी की वैल्यू मेरे बुक्स में 40 करोड़ है, 40 करोड़। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैरिंग अमाउंट या फिर बुक वैल्यू। इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट। ठीक है। अब क्योंकि मैं ब्याज जोड़े जा रहा हूं, ब्याज जोड़े जा रहा हूं, क्योंकि बन नहीं रही मशीनरी में, ब्याज जोड़े जा रहा हूं, राइट। और मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट इतना कैपिटलाइज कर दिया, लेट्स से मैंने इंटरेस्ट बहुत टाइम से मशीनरी बनी जा रही है, बनी जा रही है, बहुत सब्सटेंशियल पीरियड लग गया इसको, ठीक है। और मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट 20 करोड़ रुपए डाल दिया इसके अंदर, 20 करोड़ रुपीस। तो ये कितना हो गया? 60 करोड़। मतलब मैंने ये मशीनरी ने काफी टाइम ले लिया, सब्सटेंशियल पीरियड, टू गेट रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूज। आई वाज कंस्ट्रक्टिंग द मशीनरी और बनाता ही जा रहा था, और फाइनली इतने साल लग गए ये मशीनरी बनाने में। ऑब्वियसली जब तक वो रेडी नहीं होगा मैं उसको कॉस्ट ऐड करते जाऊंगा, और वो कोई एबनॉर्मल रीजन से नहीं हुआ था, वो मशीनरी ही काफी टाइम ले रही थी, राइट। अब मैंने ऐड तो कर दिया, मैंने मशीनरी का कॉस्ट 60 करोड़ बता तो दिया, बट अब क्योंकि आपने इतना कॉस्ट बढ़ा दिया, इतना कॉस्ट रिकवर भी तो होना चाहिए ना मार्केट से। मतलब ये मशीनरी ने इतना आपको बना के भी तो देना चाहिए ना, इतना आपको रिकवर भी तो करके देना चाहिए ना। अब आप क्या करते हो, इससे आप क्या बनाओगे? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर गुड्स बनाएंगे, राइट। तो ये गुड्स आपको कितना बना के देगी? तो आपने अंदाजा लगाया ये कितना कमा के देगी। तो आपने बताया सर फर्स्ट ईयर में ये 20 करोड़ कमा के देगी, सेकंड ईयर में अब ये 30 करोड़ कमा के देगी, थर्ड ईयर में ये 10 करोड़ कमा के देगी, फोर्थ ईयर में ये 30 करोड़ कमा के देगी। एग्जाम्पल, इन सबको आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हो। ये इंपेयरमेंट इंड एस में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं सिर्फ क्या होता है बेसिकली। और मैंने चेक किया कि इन सबका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा ही 55 करोड़ है, सिर्फ आ रहा ही सिर्फ 55 करोड़ है, राइट। तो कहने से मेरा कॉस्ट 60 है, लेकिन ये रिकवर मुझे सिर्फ 55 करके देगा। रिकवर कितना करके देगा? सिर्फ 55। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इसको अब कम करने की जरूरत है, क्योंकि आप अननेसेसरली 60 करोड़ बता रहे हो। ये 60 करोड़ कमा के तो सिर्फ 55 देगा आपको, राइट। 55 देगा, मतलब 5 करोड़ यहां पे आप ज्यादा बता रहे हो, जो नहीं करना चाहिए। और इसी को कहा जाता है इंपेयर करना चाहिए, इसी को इंपेयरमेंट लॉस कहा जाता है। इन शॉर्ट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्यों? क्योंकि ये बाहर उतना वैल्यू दे ही नहीं रहा मुझे। तो वो यही बोल रहा है कि अगर आपने एसेट का कॉस्ट ऐड तो कर दिया, लेकिन आपका रिकवर अमाउंट, जो रिकवरेबल अमाउंट है, इसको हम रिकवरेबल अमाउंट बोलते हैं, अगर उतना नहीं है तो आपको इंपेयरमेंट लॉस एक बार चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये इंपेयरमेंट क्यों होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होता है, ये सब हम इंडेस में अगले इंडेस में देखेंगे जब हम इंपेयरमेंट पढ़ेंगे। फिलहाल इस पर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि क्या होता है इंपेयरमेंट, आगे बात करते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, वंस द बोरिंग इज कैपिटलाइज्ड देयर मे बी सम पॉसिबिलिटी दैट रिकवरेबल अमाउंट, जो मैं आपको बताया था कि वो कितना कमा के देगा आज की वैल्यू में 55 करोड़, asset is lower than the carrying amount। मेरा carrying amount 60 करोड़ हो गया और मेरा recoverable 55 हो गया, then such asset should be tested for impairment। clear? next, expenditure to which capitalization rate is applied। अब capitalization rate मतलब borrowing cost, आपका borrowing rate, right। तो वो क्या बोल रहा है, किस पे लगाना चाहिए बेसिकली। तो मैं आपको एक नंबर लाइन पे समझाता हूं अच्छे से। अगर मैं आपको बोलूं ये मेरा एक नंबर लाइन है, ठीक है, 1/4/2021 की बात, आई स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और मैंने कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं लिया, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक तो उसी दिन से चालू हो जाएगा, राइट। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल बोरिंग। तो जनरल बोरिंग में मेरे पास 3-4 लोन्स थे, 3 to 4 लोन्स थे मेरे पास अलग अलग, कोई डिबेंचर्स का, कोई बैंक लोन का, कोई टर्म लोन, कोई प्रेफरेंस का, ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस का। तो 3 से 4 लोन थे, और इनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग या फिर सीआर, जिसको हम कैपिटलाइजेशन रेट बोलते हैं, दैट केम टू 15%। और ये लोन था मेरे पास 80 करोड़ रुपए का। रेट कितना आया था? 15%। हो सकता है एक लोन हो, 2 लोन, 3, 4, 5, जो भी है, सबका लोन इन एवरेज निकाल के कितना आया? 15%। मैंने यहां पे 10 करोड़ खर्चा किया, कंस्ट्रक्शन के लिए 10 करोड़ खर्चा किया, और साल भर तक 31 मार्च तक 10 करोड़ ही खर्चा किया और कुछ नहीं खर्चा किया, ठीक है। तो क्या मैं ये 10 करोड़ का ब्याज कैपिटलाइज कर सकता हूं? द आंसर इज यस। कितना कैपिटलाइज करोगे बेटा? लोन तो 80 करोड़ था, द आंसर इज यस। लेकिन आपने कितना यूज किया क्वालिफाइंग एसेट पे? 10 करोड़। तो 10 करोड़ का आपको पूरे साल भर का 15%, दैट इज 1.5 करोड़ कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब हुआ ऐसे कि जैसे ही अगला साल आया, मैंने यहाँ पे और 15 करोड़ इशू कर दिया, मतलब और 15 करोड़ स्पेंड किया। अब मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया? आप बोलोगे सर 10 पहले का, 15 अभी का, मतलब टोटल 25 हो गया। तो अब ये वाले ईयर में, सेकेंड ईयर में आप कितना कैपिटलाइज करोगे? तो आप बोलोगे सर इस साल मैं 25 करोड़ पे करूंगा। 25 करोड़ इंटू 15%, समझ में आ रहा है? 25 करोड़।
अब अगले साल क्या हुआ, थर्ड ईयर में, समझो अच्छे से, थर्ड ईयर में क्या हुआ, यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गया, थोड़ा सा गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गया। उन्होंने बोला सर एक काम करो, 5 अब ये एरिया में काम कर रहे हो, 5 करोड़ हमारी तरफ से ले लो। ये 5 करोड़ हमको रिसीव हो गया, कहने से 5 करोड़ का फायदा हो गया। मतलब अब आप बोलोगे सर 25 नहीं, अब आप लोन में से 20 यूज करोगे क्योंकि आपको तो ग्रांट मिल गया ना, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थर्ड ईयर में जो आप स्टार्ट करोगे वो आप करोगे 20 करोड़ पे 15%, क्योंकि आपको ग्रांट मिल गया। क्लियर है। तो आइडियली कौन से ईयर पे किया आपने, पहले आपने 10 करोड़ खर्चा किया तो आपने 10 पे किया, फिर इस साल और किया तो पहले का 10 अभी का 15, टोटल 25 पे कैपिटलाइज करना है। लेकिन अगले साल मुझे ग्रांट मिल गया तो वो माइनस कर दो। आइडियली 25-20 करोड़ का ही आप थर्ड ईयर में कैपिटलाइज करोगे, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड ये अब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, कंस्ट्रक्ट हुई नहीं है अब तक, कंस्ट्रक्ट हो ही जा रही है, राइट, क्वालिफाइंग एसेट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स मैंने यहीं पे लिखे हैं, ये ब्रैकेट पे ध्यान देना। एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इंकर्ड इन क्यू है, ऑलरेडी इंकर्ड मतलब कहने से 10 करोड़ पहले हो चुका था ऑलरेडी। एड एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द करंट ईयर इन कैश और पेबल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, खर्चा होना चाहिए, राइट। आप भरो या पे करना बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी 15 करोड़, 10 करोड़ पहले और 15 करोड़ अभी, कितना हो गया 25 करोड़। लेस ग्रांट्स रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर, अगर बाय चांस कोई ग्रांट मिलता है तो ऑब्वियसली वो माइनस करेंगे, तो बाकी का जो बचेगा 20 करोड़ उस पर आप कैपिटलाइजेशन रेट मतलब वेटेड एवरेज रेट लगाओगे। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ तक अगर किसको कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं बेटा, कोई भी क्वेरी है अगर तो प्लीज बताइए। यस जी। जो नोटबुक का एग्जांपल ये अभी ये वाला नहीं, गुजरिंग वाला 70 लाख जनरल कोड। ओके 70 लाख वाला, ये वाला, यस। इस केस में हम नेक्स्ट ईयर में जो 50 लाख पे भी जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट वो 50 लाख तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ ना बिल्डिंग पे, वो मेरे रीपे करना बाकी थे ना। हाँ बेटा, तो उसमें मैं कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूँ ना फिर अगले साल। ये जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट कहाँ जाता है, पीएनएल में। लेकिन वो क्या बोलना चाहता है कि अगर अगले साल भी हो सकता है ना, मैं अगले साल भी कोई एसेट बनाने की बात करूँ, क्वालिफाइंग एसेट बन जाता है कुछ तो फिर वो पैसा कहाँ से लगाया आपने, जनरल से लगाया होगा ना फिर। तो वो बोल रहा हूँ अगर आपने बाय चांस वो पैसा बाय चांस यूज किया अगले साल कोई और कंस्ट्रक्शन में तो उसको कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो मैं कैपिटलाइज करने का मौका नहीं दूंगा आपको। क्लियर। और कोई क्वेरी है माइंड में तो पूछ सकते हो, कुछ भी अगर माइंड में आ रहा है तो। मैं पूछ रही थी 50 लाख हमारे पास है ही नहीं, तो उसका इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज किस बेसिस पे करेंगे, जब क्वालिफाइंग एसेट आएगा तब। हाँ ऑब्वियसली जब क्वालिफाइंग एसेट आएगा तब, अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो वो ब्याज जो रहेगा वो पीएल में जाएगा आपके। ठीक है, ओके ओके। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट कब से स्टार्ट करेंगे, इस पे बात हुई है बेटा अपनी फर्स्ट डे से अपन बात करें कब से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर अक्वायर कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, आपका खर्चा हुआ, या फिर स्टार्ट ऑफ इंकरिंग इंटरेस्ट मतलब आपने लोन लिया था जहाँ से, या फिर डेट व्हेन नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्टेड सच एज टेक्निकल एडमिन वर्क और प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन, जो भी है टेक्निकल वर्क चालू हो गया जो भी है, और मैंने वर्ड क्या यूज़ किया यहाँ पे लेटर। और इस पर मैंने नंबर लाइन पे आपको 5-6 क्वेश्चंस पूछ लिए थे और आपको मैंने क्लियर समझा भी दिया था, राइट। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है कि अपने कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सस्पेंशन, अपनी बात हुई थी बेटा सस्पेंशन पे। सस्पेंशन क्या था, अगर बीच में कोई काम रुक जाता है एबनॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से, स्ट्राइक हो जाती है या मेरी मशीनरी खराब हो गई या आपने काम रोक दिया, अगर कुछ ऐसे रीजन रहते हैं जो अवॉइड कर सकते थे आप, राइट, फिर भी अगर आपने काम बंद किया तो अगर मान लेते हैं साल भर के लिए लिया लेकिन 3 महीने काम बंद था, तो वो 3 महीने का जो ब्याज रहेगा वो कैपिटलाइज नहीं हुआ, 3 महीने का ब्याज आपका पीएल में चला जाएगा। लेकिन अगर वो 3 महीने काम रोकना जरूरी था नॉर्मल रीजन की वजह से, अनअवॉइडेबल, जैसे वाटर लेवल बहुत ज्यादा थी वहां पे काम करना पॉसिबल नहीं था, राइट, तो वो टाइम पे आपको रोकने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो टाइम पे आपको सस्पेंड नहीं करना है, वो टाइम पे आपको कंटिन्यू करना है। इस पे अपनी ऑलरेडी बात हो चुकी है, राइट। आगे सेसेशन, सेसेशन मतलब क्या, कब आप सीज कर दोगे, व्हेन यू विल सीज टू कैपिटलाइज, मतलब अब यहां से आगे कैपिटलाइज नहीं करना, ऑब्वियसली जब वो पूरा रेडी हो जाएगा, सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज कवर हो जाएगी, राइट, जब कंप्लीट हो जाएगा तब, उसके बाद आप रोक दो। लेकिन अगर वो पार्ट्स में होता है, पार्ट्स में, तो क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीट इन पार्ट्स एंड अ पार्ट इज रेडी ऑफ बीइंग यूज्ड सेपरेटली। फॉर एग्जांपल मेरा है ना बेसिकली आई एम अ बिल्डर एंड मैं बिल्डिंग्स बनाता हूँ, ठीक है, और
मैं जो बिल्डिंग बना रहा हूँ वो अलग अलग फेजेस में बना रहा हूँ, मतलब एक ही टाउनशिप है और वहाँ पे मेरे 3 फेज आने वाला है, ठीक है, वहाँ पे मेरे 3 फेज आने वाले, फेज 1, फेज 2, फेज 3, राइट। सबके लिए मैं लोन लेके रखा है, सबके लिए लोन सैंक्शन करवा के रखा है। सो बेसिकली मैंने इसके लिए 100 करोड़, इसके लिए 100 करोड़ और इसके लिए 100 करोड़, टोटल कितना लिया है मैंने, 300 करोड़ का लोन लिया है, 300 करोड़ का, ठीक है, 10% पे एग्जाम्पल, तो 30 करोड़ का आपका इंटरेस्ट लगने वाला है, राइट। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया, पहले ऑब्वियसली ये वाला लोन मैंने लिया नहीं है, ये वाला लोन मैं लूंगा जब मैं फेज 2 फेज 3 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है 100 करोड़ का, ये बिल्डिंग रेडी हो गई, अभी 2 साल लग गए लेकिन ये बिल्डिंग रेडी होगी, कहने से 2 साल तक मैं कैपिटलाइज करूंगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं ये वाली बिल्डिंग अभी नहीं बनाऊं, क्या इसको, ये रेडी हो चुका है बेचने के लिए, यस और नो? क्या ये बिल्डिंग रेडी हो गया बेचने के लिए? पूरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है लेकिन ये बिल्डिंग रेडी है, मतलब मैं फ्लैट्स बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ। द आंसर इज यस, वो रेडी हो चुका है, राइट। तो फिर ये 100 करोड़ का जो ब्याज है कैपिटलाइज करना बंद कर दो, मतलब इसको सीज कर दो, बिकॉज ये रेडी हो चुका है, अगले फेज पे ये डिपेंडेंट नहीं है, इट इज रेडी फॉर सेल, इट इज रेडी फॉर यूज, राइट। तो इस पे आप कैपिटलाइज करना बंद कर दोगे, मतलब अगर ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं उसमें से अगर एक इंडिविजुअल एसेट रेडी हो चुका है तो आप उसको बंद कर दोगे। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक फैक्ट्री के लिए लोन लिया है, फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है, फैक्ट्री के लिए लोन लिया है मैंने, और लोन लिया है लेट्स से 100 करोड़ रुपीस का। वो लोन आइडियली लिया था मैंने 2 मशीनरी बनाने के लिए, 2 मशीनरी बनाने के लिए, और लेट्स से मशीनरी ऐसा है कि यहाँ पे बॉडी पार्ट्स बनते हैं उसके, और यहाँ पे वो पेंट होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मशीनरी पे 60 करोड़ का खर्चा लगा और ये मशीनरी पे 40 करोड़ का। ये मशीनरी रेडी हो गई, ये अभी भी पेंडिंग है, ये अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। प्लीज बताइए, कैन आई सीज ओवर हियर, यस और नो? यस, आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। इसको हम सीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब इसको बंद कर सकते हैं, कैपिटलाइज करना, इसका खर्चा पीएनएल में डाल देना, या अभी भी इसको कैपिटलाइज करते रहना? द आंसर इज इसको स्टिल कैपिटलाइज करना चाहिए। क्यों? तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स बना के मैं बेच नहीं सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरा कार का है, कार्स बेचता हूँ, तो कार की बॉडी बना के नहीं बेच सकता हूँ मैं, आई नीड टू पेंट इट देन कार बिकेगा। मतलब जब तक ये रेडी नहीं होता है, आइडियली ये मेरी फैक्ट्री रेडी हो ही नहीं सकती है। मैंने लोन लिया था फैक्ट्री बनाने के लिए, ना कि मशीनरी बनाने के लिए, राइट। तो फैक्ट्री में अगर मैं मशीनरीज बना रहा हूँ तो जब तक वो पूरा इंडिविजुअल ये रेडी हो गया है, क्या इंडिविजुअल मतलब क्या अगर बॉडी पार्ट सिर्फ कार की बॉडी बेच सकता हूँ क्या मैं? नहीं, मुझे कार बेचना है, तो कार बेचने के लिए पेंट करके बेचना पड़ेगा, एंड देयरफॉर दिस इज स्टिल इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, इसके पहले वाले केस में इट वॉज रेडी टू सेल, अगर मैं फेज 2 फेज 3 नहीं भी बनाऊँ अभी तो भी इसको फिलहाल बेच सकता हूँ मैं, राइट, इट वॉज रेडी। लेकिन यहाँ से बॉडी पार्ट्स बना के, कार की बॉडी पार्ट्स बना के नहीं बेच सकता हूँ मैं, राइट। ऑब्वियसली आई नीड टू पेंट इट फर्स्ट एंड देन, तो इसको मैं इनकम्प्लीट मानूंगा, मतलब इसका बोरिंग कॉस्ट जो रहेगा स्टिल कैपिटलाइज होगा जब तक ये रेडी नहीं हो जाता, पूरा वो प्लांट, पूरा वो फैक्ट्री रेडी नहीं हो जाता, तब तक मैं उसको कैपिटलाइज करते रहूंगा, मतलब तब तक वो मेरा क्वालिफाइंग एसेट रहेगा। क्लियर? ओके, मूविंग है। ये वो दोनों एग्जाम्पल है जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया बेटा, दोनों वही एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब CFS, होल्डिंग सब्सिडरी, ये वाले पॉइंट को अपन पेंडिंग रखेंगे। पहले अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद अपन ये पॉइंट पे आएंगे, मतलब ये पॉइंट नंबर 7 वाला ये पेंडिंग रहेगा अपना, ठीक है। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों ने ये चैप्टर को अब तक कितने अच्छे समझा है। सो मैंने यहाँ पे एक लोन लिया, मैंने यहाँ पे लोन लिया। बेसिकली मेरा जो इरादा वो था, जान लेते हैं, एग्जांपल जियो की बात करते हैं, जियो की, ठीक है। जियो ने 5G सर्विसेज के लिए काम 2010-11 से शुरू कर दिया था, जबकि वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2018 में, 2018 में वो आइडियली आया, राइट। एंड वही टाइम पे एग्जांपल लेते हैं, 2011 की बात करते हैं, उसने यहाँ पे लोन लिया था, लोन लिया था सो दैट वो पूरा नेटवर्क डेवलप कर पाए, ऑब्वियसली उस नेटवर्क डेवलप कर पाए। लेकिन वो नेटवर्क लेने के लिए उसको पहले परमिट लेना पड़ा, वो परमिट लेने के लिए चक्कर लगाने पड़े, जो भी है एग्जाम्पल,
वो परमिट लेने के लिए भी मैंने उसने खर्चा किया और फाइनली उसको यहाँ पे लाइसेंस मिल गया। मतलब यहाँ पे 2012 में उसको एग्जाम्पल लाइसेंस मिल गया। मतलब यहाँ पे लोन तो उसने यहाँ ले लिया था, स्टार्ट खर्चा भी करना शुरू कर दिया और खर्चा करते 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 फाइनली उसको 2012 में लाइसेंस मिल गया। उसका इरादा था नेटवर्क डेवलप करना, खुद का सेटअप करना, ठीक है। अब क्योंकि लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस इज केपेबल फॉर सेलिंग। ये लाइसेंस वो किसी और को भी बेच सकता है या फिर लीज आउट भी कर सकता है, तो प्लीज बताइए उसने कैपिटलाइजेशन रोक देना चाहिए या कैपिटलाइजेशन चालू रखना चाहिए? प्लीज बताइए। लाइसेंस मिल चुका है, वो चाहे तो लाइसेंस को बेच भी सकता है या फिर किसी और को लाइसेंस यूज, जैसे 2-3 साल तो यूज कर ले, लीज आउट भी कर सकता है। प्लीज बताइए उसने ये कैपिटलाइजेशन रोक देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? थिंक ऑफ इट। कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू होगा, बट जो उसको इनकम आएगा वो उससे लेस कर कैपिटलाइज होगा। ओके, ऐसा है कि अगर वो लाइसेंस अगर लीज आउट कर देगा तो फिर ये सेटअप नहीं कर पाएगा, इधर और कोई भी एक चीज। यस प्लीज, है कोई माइंड में थॉट्स? तो यहाँ पे अगर लाइसेंस लीज आउट करके उसका सेटअप कंटिन्यू नहीं होगा तो उसका काम ही रुक जाएगा ऐसे करने का। यस, सो बेसिकली होता यह है कि जस्ट बिकॉज द लाइसेंस इज केपेबल, लाइसेंस खरीद के बेचना मेरा काम था ही नहीं, कभी मेरे माइंड में कभी था ही नहीं। मेरा काम था बड़ा काम, वाइडर एस्पेक्ट सोचो, मेरा काम वो सेटअप करना था बेसिकली, राइट। वो जस्ट बिकॉज लाइसेंस आया, जस्ट बिकॉज मैं उसको बेच सकता हूं तो आप बोलोगे सर ये रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है। मेरा लाइसेंस का कभी इंटेंडेड यूज था ही नहीं ना। मेरा जो इंटेंशन था वो उधर का सेटअप था, राइट। वो सेटअप के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था। जस्ट बिकॉज लाइसेंस वॉज केपेबल टू सेल, टू लीज आउट, कि आप सर वो आप बोलोगे सर लाइसेंस तो रेडी है ना सेल के लिए, फिर आप कैपिटलाइजेशन रोक दो, तो आंसर इज नहीं। आपको वाइडर ब्रॉड एस्पेक्ट सोचना पड़ेगा, जो बाहर का, जो एक्चुअल में उसका थॉट था वो सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ बिल्डिंग बनानी है, मुझे बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन लोन लेना पड़ा, वो लोन से पहले मुझे परमिट लेना पड़ता है, लोन से पहले परमिट लेना पड़ा। परमिट के लिए मैंने 1 करोड़ खर्चा कर दिया, एग्जाम्पल 1 करोड़ लोन लेके मैंने 1 करोड़ खर्चा कर दिया, राइट। तो क्या मैंने परमिट मिल गया? परमिट मैं किसी और को भी दे सकता हूँ, कोई और भी बिल्डिंग बना सकता है सपोज। तो क्या मैंने परमिट, क्योंकि परमिट मैं किसी और को भी दे सकता हूँ, मैंने सीज करना चाहिए कि? द आंसर इज नो। मेरा काम परमिट लेना था ही नहीं यार, मेरा काम था बिल्डिंग बनाना। बिल्डिंग बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप वो था, राइट। तो मैं ये नहीं बोलूंगा सर परमिट रेडी है बेचने के लिए, परमिट आप किसी और को दे सकते हो तो सीज कर दो, अलाउड नहीं है। आपका काम परमिट बेचना था ही नहीं कभी, आपका जो वाइडर एस्पेक्ट था वो कंस्ट्रक्शन का था। तो यू हैव टू कंटिन्यू टिल द कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली अगर आपने परमिट किसको बेच दिया तो यू नीड टू कैपिटलाइज, और आइडियली परमिट आपके लिए फिर क्वालिफाइंग एसेट बनता भी नहीं है, क्योंकि परमिट लेना इज नॉट कंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये सब चीजें आने वाली है आगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया आपको, इन्वेंट्री के ऊपर, ठीक है। आइडियली अगर मैं विस्की की बात करूं, लेकर बोलते हैं ना, जितना पुराना है उतना ज्यादा टेस्ट देगा, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, क्या वो विस्की बनाने के लिए भी लोन ले सकता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल। जो मैन्युफैक्चरर ऑफ विस्की है वो उसके लिए भी लोन ले सकता है, राइट। अब अगर वो लोन लेगा, विस्की रेडी होने के लिए 3-4 साल लग जाता है, एग्जाम्पल। प्लीज बताइए इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते? थिंक ऑफ इट, गिव मी द प्रॉपर आंसर। उसको कैपिटलाइज करना अलाउड है या नहीं है? यस, तो अगर आपको समझ में आ रहा है, ये रिपीटेटिव बेसिस पे चलता है, लार्ज क्वांटिटीज में चलता है। ऊपर पॉइंट था ना, लार्ज क्वांटिटीज रिपीटेड बेसिस, तो इन्वेंट्री को कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है। अगर वो लार्ज क्वांटिटीज रिपीटेड बेसिस पे आता है तो कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगेन उसके अंदर वहाँ पे उसने एक वर्ड भी दिया था, जजमेंट। तो आइडियली अगर मैं बोलूँ विस्की रेडी होने के लिए 3-4 साल लग जाता है, लेकिन 3-4 साल के बाद बेचा नहीं जाता है। अगर आपने कभी देखा होगा एयरपोर्ट्स पे या कुछ, तो वहाँ पे लिखा रहता है 12 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड विस्कीज। उनके रेट्स अलग अलग रहते हैं, बढ़ते जाता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, 3 साल बनने के बाद उसको 12 साल अपने पास स्टोर कर देते हैं या 9 साल अपने पास स्टोर कर देते हैं।
उसके बाद वो रखते हैं। मतलब अगर वो बोलेंगे कि सर हमने 9 साल स्टोर किया, हमको 9 साल का ब्याज ऐड करने दो, तो आंसर इज नहीं करने देंगे, क्योंकि वो रेडी था, 3 साल में रेडी था, ये आप स्टोर करके रख रहे थे, इसलिए आपने बेचा नहीं बेसिकली। तो 3-4 साल तक जब तक बन रहा है तब तक अगर आप बोलोगे सर मैं रिपीटेटिव बेसिस पर नहीं बनाता हूँ, मैं बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बनाता हूँ, रिपीटेटिव बेसिस नहीं, ये एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है, आई विल ओनली मेक अ फ्यू पीसेस ऑफ दैट, तो वो टाइम पे कैपिटलाइज करना अलाउड रहेगा। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट मेकिंग ऑन रिपीटेटिव बेसिस, यू आर नॉट मेकिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो फिर वो 3-4 साल का ब्याज जब तक वो बन रहा है तब तक कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाएगा, अगर आप प्रूफ कर पा रहे हो उसको। अगेन द वर्ड इज जजमेंट ऑफ वही है, ठीक है। आइडियली अगर विस्की वाला केस आया, लेकर वाला केस आया, तो आप सीधा बोल देना नहीं, इट इज ऑन रिपीटेटिव बेसिस, लार्ज क्वांटिटीज, कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है। बट इफ इट इज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, नॉट रिपीटेटिव, एंड if it is taking a substantial period of time, then we can capitalize। तो ये जजमेंट वाला आंसर दोनों आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे दिया है उसने, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ मैच्योरिंग इन्वेंट्रीज, मतलब अगर मैच्योर हो गया है तो उसको कब रोक देना चाहिए। फॉर मैच्योरिंग इन्वेंट्रीज इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हेन द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन एंड्स। मतलब जैसे विस्की बन के तो रेडी हो गई, लेकिन वो बेचने के लिए उसको मैच्योर होने के लिए टाइम लगेगा, 8 साल 9 साल रखना पड़ेगा, तब जाके वो बिकेगा, राइट। तो फिर ये मैच्योर हो रहा है, अब तक ये धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर अस टू एनालाइज। तो वो डिपेंड करेगा आपके जजमेंट पे, ठीक है। दैट इज व्हेन इन्वेंटरीज आर बीइंग हेल्ड फॉर सेल और एज अपोज टू बीइंग हेल्ड टू मैच्योर, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। मैंने विस्की का एग्जांपल लिया, मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। Whiskey is mature after 3 years but goes on improving with age for many more years, provided that it is consistent that with the entity's business to hold such items of so that they mature further. It would seem acceptable to continue to add borrowing cost to the value to such maturing inventories for as long as it can be demonstrated that the particular item of inventory continues to increase in the value solely on account of increasing age rather than because of market fluctuations or inflation. If this cannot be demonstrated, then the inventories should be regarded as held for sale and no further borrowing cost should be capitalized। मतलब अगर आप प्रूफ कर पा रहे हो कि हमने जो बना दिया है वो भी बिकने के लिए रेडी है ही नहीं, जब तक वो मैच्योर होगा, जब तक वो पूरा बनेगा, तब उसके बाद ही वो रेडी फॉर सेल होगा, तब तक वो ऐड करने का मौका देगा। अगर आप उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल 3 साल लग गए बनने में, रेडी हो गया, आप सिर्फ उसको बेच नहीं रहे हो मैच्योर होने के लिए, आपने बोला सर बिकेगा नहीं, लेकिन ये बिकना अलाउड था, वो नॉर्मली लोग बेच भी देते हैं, तो फिर बोलेंगे नहीं, हाँ आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको जजमेंट नहीं दे पा रहे हो, आपको कैपिटलाइजेशन रोकना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन आप क्या फॉलो कर रहे हो और सामने वाला एंटिटी कैसे प्रूव करके दे रहा है। नोशनल बोरिंग कॉस्ट, नोशनल इज खुद के पैसे का ब्याज, खुद के पैसे का ब्याज कभी नहीं जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बिल्डिंग था, मैंने 50 लाख रुपए लोन लिया, लेकिन खर्चा आ गया 70 लाख एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो 20 लाख कहाँ से है? सीधी बात है, ओन फंड्स है, प्रोवाइडेड मेरे पास और कोई लोन नहीं है। 50 लाख का लोन लिया लेकिन लगाया 70 लाख, तो ये 20 लाख का ओन फंड जो आया, खुद के पैसों का ब्याज कभी नहीं कैपिटलाइज किया जाता है। आप बोलोगे सर मैं ये 20 लाख अगर बैंक में रखता तो ब्याज मिलता, तो उसका ब्याज भी जोड़ो, तो आंसर इज नो, नहीं चलता है, खुद के पैसों का ब्याज नहीं चलता है। लेकिन अगर आपके पास कोई जनरल बोरिंग रहेगी वो टाइम पे, तो फिर मैं कैपिटलाइज करने का मौका दूंगा आपको 20 लाख का भी, ये बात एकदम क्लियर थी, राइट। ओके नेक्स्ट। तो यहां से आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार क्वेश्चंस रीड करना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं एंड देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो एक बार रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। अ कंपनी डील्स इन प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, इट प्रिपेयर्स एंड सेल्स वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक घी, बटर, चीज, वो डील कर रहा है उसमें, मतलब इन्वेंट्री की बात चालू है। द कंपनी बोरोड फंड्स फ्रॉम बैंक फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, द चीज टेक्स सब्सटेंशियली लॉन्गर पीरियड टू गेट रेडी फॉर सेल, स्टेट where the borrowing cost incurred to finance the production of inventories that have a long production period be capitalized। प्लीज बताइए, अगर लॉन्ग प्रोडक्शन पीरियड है तो क्या उसको कैपिटलाइज करने का मौका देना चाहिए, यस और नो? सब्सटेंशियल पीरियड है यहाँ पे, थिंक ऑफ इट। रिपीटेटिव बेसिस पे इन्वेंट्री होता है तो आइडियली नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर से अगेन आप जजमेंट के लिए एक पास कर दोगे। इफ इट इज टेकिंग अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, नॉट रिपीटेटिव, देन वी कैन कैपिटलाइज एज इन द केस ऑफ चीज। दोनों जजमेंट देना पड़ेगा। मैं आंसर रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। इंड AS 23 does not require the capitalization of borrowing cost for inventories that are manufactured in large quantities on a repetitive basis। does not बोला है उसने, ठीक है, does not require। However, interest capitalization is permitted as long as the production cycle takes a substantial period of time as with cheese। उसने क्लियर बोल दिया कि परमिट कर भी सकता हूं अगर वो substantial period ले रहा है तो। नेक्स्ट। A company is in the process of developing computer software
इंटेंजिबल एसेट, ऊपर बात हुई थी इंटेंजिबल एसेट की। द एसेट हैज बीन क्वालिफाइड फॉर रिकॉग्निशन पर्पसेस, क्वालिफाई हो गया मतलब क्वालिफाइंग एसेट बन चुका है। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट, क्वालिफाइंग एसेट है और कंप्लीट होगा, टाइम लगेगा। इवैल्यूएट वेदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी टर्म्ड एज क्वालिफाइंग एसेट, प्लीज बताइए क्वालिफाइंग एसेट मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं, इसको सब्सटेंशियल पीरियड लगेगा। यस बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इफ any asset may be tangible, may be intangible, if it is taking a substantial period of time, it can be termed as qualifying asset. आगे analyze whether management intention should be considered for assessment of the asset for a qualifying asset, क्या मैनेजमेंट का डिसीजन मानना चाहिए, yes or no, what do you think? 9 महीने लग रहे हैं, मैनेजमेंट बोल रहा है सब्सटेंशियल पीरियड है, चलेगा क्या ऐसा? अगर मैं आपको बोलूं कुछ डेवलप या कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए 9 मंथ्स लग रहे हैं, आइडियली 12 मंथ्स होना चाहिए, बट स्टिल मैनेजमेंट बोल रहा है 9 मंथ सब्सटेंशियल पीरियड है, चलेगा या नहीं, प्लीज बताइए। बिल्कुल चलेगा, राइट, बिल्कुल चलेगा। तो क्या मैनेजमेंट का भी इंटेंशन लेना चाहिए? द आंसर इज यस। कभी कभार तो 14 महीने को भी बोल देगा नहीं नहीं ये क्वालिफाइंग, ये हम नहीं मानते हैं, सब्सटेंशियल पीरियड नहीं है, तो मैनेजमेंट का डिसीजन फाइनल रहेगा। वहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे सर 14 महीने को नहीं मना कर रहे, 12 महीने पे आइडियली आना चाहिए, क्योंकि इंड एएस ने कभी भी आपको सब्सटेंशियल पीरियड क्या होता है ये डिफाइन नहीं किया। वो 3 महीने भी बोल देगा, 13 महीने को भी मना कर देगा, डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, इट कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट। तो आंसर रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। पहले वो इंटेंजिबल एसेट वाला, yes, an intangible asset that takes a substantial period of time to get ready for the intended use is a qualifying asset. This would be in the case for an internally generated computer software in the development phase when it takes a substantial period to complete. इस second sentence नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। Next, second, yes, management should assess whether an asset at the date of acquisition is ready for its intended use or sale. The asset might be a qualifying asset depending upon how management intends to use it. For example, when an asset acquired asset can only be used in combination with a larger group of fixed assets or was acquired specifically for the construction of one specific qualifying asset, the assessment of whether the acquired asset is a qualifying asset is made on combined basis. Combined basis मतलब क्या? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक फैक्ट्री का एग्जांपल, एक बॉडी पार्ट की मशीनरी रेडी थी लेकिन पेंट वाली नहीं, तो इसको मैं कंबाइंड एसेट्स बोल सकता हूँ, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब पूरा होगा तब कैपिटलाइजेशन सीज करूंगा, तो उसको आप क्वालिफाइंग एसेट बता सकते हो। या फिर आपने अगर इंडिविजुअली स्पेसिफिकली यूज किया होगा तो भी आप उसको एसेट मान सकते हो। दैट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट विल डिसाइड वेदर इट इज रेडी फॉर यूज और नॉट, वेदर इट इज रेडी फॉर इज इंटेंडेड यूज और नॉट। नेक्स्ट, अभी एग्जांपल दिया था टेलीकॉम लाइसेंस का। अ टेलीकॉम कंपनी हैज अक्वायर्ड अ 3G लाइसेंस। द लाइसेंस कुड बी सोल्ड और लाइसेंस टू अ थर्ड पार्टी, बेच भी सकते हो या किसी और को भी दे सकते हो। However, management intends to use it to operate a wireless network. कहने से इसका वाइडर जो ब्रॉडर एस्पेक्ट था वो वायरलेस नेटवर्क बनाना था। द आंसर इज यस। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज द लाइसेंस इज रेडी फॉर सेल या लाइसेंस इज रेडी फॉर टू लेट आउट फॉर थर्ड पार्टी, हम लाइसेंस को उसको कैपिटलाइज करना बंद कर देना? आंसर इज नो। हमारा वाइडर अप्रोच वायरलेस नेटवर्क बनाना था, लाइसेंस बेचना कभी हमारा प्लान में था ही नहीं, राइट? डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क स्टार्ट्स व्हेन द लाइसेंस इज एक्वायर्ड. Identify whether the borrowing cost on the acquisition of 3G license be capitalized until the network is ready for its intended use. The answer is yes, it should be capitalized. The license has been exclusively acquired to operate a wireless network. The fact that the license can be used or licensed to a third party is irrelevant. The acquisition of the license is the first step in the wider investment project. हमारा wider investment जो था वो एक first step था, right? It is a part of the network investment which meets the definition of a qualifying asset. और ये qualifying asset बनता है, इसको capitalize करना ही चाहिए. Next. A real estate company has incurred expenses for the acquisition of a permit allowing the construction of a building. Real estate company है. It has also acquired equipment that will be used for the construction of various buildings. अब उसने क्या क्या acquire किया? एक तो permit acquire किया और एक equipment acquire किया, और equipment जो है वो various buildings, बहुत सारे building में लगाएगा, बहुत सारे building में use करेगा। प्लीज बताइए परमिट के लिए और इक्विपमेंट के लिए ये क्वालिफाइंग एसेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या दोनों अलग अलग, एक बन रहा है एक नहीं बन रहा है, या दोनों बन रहे हैं या दोनों नहीं बन रहे हैं? प्लीज बताइए। परमिट लेना जरूरी था क्या कंस्ट्रक्शन के लिए? यस और नो? यस। देयरफॉर परमिट बिकम्स द क्वालिफाइंग एसेट। आपको परमिट के आगे कंस्ट्रक्शन चालू करो। इक्विपमेंट बनाया गया है या परचेस किया गया है? परचेस किया गया। परचेस वाला क्वालिफाइंग एसेट बनता है क्या बेटा?
नहीं, तो बस ये लिखना है आपने यहाँ पे. With respect to permit, yes, since permit is specific to one building, it is the first step in wider investment project. वो building बनाने का first step वही था, right? It is a part of construction cost of the building which meets the definition of qualifying asset. With respect to equipment, no, since the equipment will be used for further construction projects, it is ready for its intended use. Already ready था, purchase था already, right? तो फिर आप उसको नहीं कर सकते. Okay. Is interest on finance lease a qualifying asset capitalized as borrowing cost? अपनी बात हुई ना ऊपर, फाइनेंस लीज पे जो ब्याज है क्या उसको भी बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा? द आंसर इज यस. प्लीज बताइए बोरिंग कॉस्ट में तीन चीजें कौन सी बताया था मैंने? बोरिंग कॉस्ट में एक तो आपका इंटरेस्ट अदर कॉस्ट, एक आपका एक्सचेंज लॉस और एक आपका इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज. ये सब बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा. इंटरेस्ट भी आएगा, एक्सचेंज लॉस वाला कंसेप्ट भी सीखा हमने और इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज भी आएगा. और एग्जांपल भी दिया था मैंने फाइनेंस लीज का, वो क्रेन और डॉकयार्ड वाला. ठीक है, यस, इसके अंदर भी उन्होंने वही दिया, डॉकयार्ड एंड क्वालिफाइंग एग्जांपल भी वही दिया. यस, इंटरेस्ट इंकर्ड फॉर अ पीरियड फॉर अ फाइनेंस लीज इज स्पेसिफिक टू एन एसेट. इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज्ड इफ द एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट और इज यूज्ड सोनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट. फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एग्जाम्पल वही दिया है जो ऊपर मैंने मेंशन किया था. अ क्रेन और अ डॉकयार्ड इज लीज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ शिप. द शिप इज अ क्वालिफाइंग एसेट. द इंटरेस्ट ऑन द फाइनेंस लीज ऑफ द क्रेन और डॉकयार्ड इज कैपिटलाइज्ड एज बोरिंग कॉस्ट. अगर मैंने शिप बनाने के लिए क्रेन या डॉकयार्ड ही लीज पे लिया होगा फाइनेंस लीज पे, तो उन दोनों का जो ब्याज लगेगा वो भी मैं शिप के कॉस्ट को ऐड कर सकता हूं, उसको भी बोरिंग कॉस्ट मान सकता है. Borrowing cost on the finance lease can only be capitalized up to the point when the construction of the qualifying asset is complete. Obviously बात है, जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे शिप बन जाएगी, उसके बाद भी अगर मेरा लीज चालू है तो उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे क्योंकि द एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. राइट, ओके. ये एक यूएस डॉलर वाला क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है और मैं आपको 4 से 5 मिनट दूंगा ये सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन आप लोग रीड करोगे और मुझे आंसर बताओगे. बी क्विक. यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू हो रहे हैं अपने. ओके, सो लोन था $20,000 का 1 अप्रैल 21 में. 1 अप्रैल 21 यूएस डॉलर्स 20,000, राइट. और क्या रेट से लिया गया था? 5%. दो एक्सचेंज रेट दिए, 1/4/21 के दिन और 31 मार्च 22 के दिन. $1 एंड $1 कितना कितना रेट दिया था? 45 एंड 48. ठीक है, 45 एंड 48. और प्रिवेलिंग रेट इन इंडिया वॉज गिवन टू बी 11%. तो आइडियली ये सब दिया हुआ है आपको, राइट. अब कुछ चीज़ें, पहले व्हाट इज द एक्चुअल इंटरेस्ट पेड?
बताइए एक्चुअल इंटरेस्ट 48,000। 48,000, परफेक्ट आंसर। एक्सचेंज लॉस कितना हुआ? 60,000। 60। 60,000। और अगर आप इंडिया में लोन लेते तो इंटरेस्ट कितना रहता इन इंडिया? 99,000। उसमें से ऑलरेडी आपने कितना कैपिटलाइज कर दिया है? 48। तो बचा कितना? 51। यानी से 60 में से 51 कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाएगा और 9,000। क्या पॉइंट क्लियर? ना अब ये स्टोरी तो आधी हो गई, इसके आगे का अगर मैं आपको बोल दूं अभी तो सेम डेट 31 मार्च 22 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 31 मार्च 22 की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना अच्छे से। मैंने लोन रिपे किया $15,000 उसी दिन, मतलब जिस दिन अपन ने आंसर निकाला, 1 साल हो गया। 31 मार्च 23 पे अगले साल $1 का रेट हो गया लेट्स से ₹46। प्लीज बताइए गेन हुआ लॉस हो? गेन ऑफ ₹2। कितना गेन बुक करोगे पहले तो वो बताओ। $15,000 आपने रिपे कर दिया, $5,000 इंटू 2, 48 से 46 पे आ गया, ₹10,000 हो गया फायदा। यस, कितना एडजस्ट करेंगे प्लीज बताइए। कितना एडजस्ट करेंगे? मैंने पिछले साल 51 कैपिटलाइज किया था, 51 तक वापस राइट था मेरे पास, पूरा 10। 51 तक राइट था लेकिन पूरा 51 नहीं, ऑल्दो इस क्वेश्चन में आ रहा है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? आप ये बोलोगे सर ये 51,000 जो था ना वो कितने डॉलर पे था? 20,000 पे। तो $5,000 का आप निकालोगे, उतना ही रिवर्स कर सकते हो आप, विच कम्स टू 12,750। मतलब अप टू 12,750 कैन बी रिवर्स्ड। मेरे पास तो सिर्फ 10,000 का गेन है तो पूरा रिवर्स कर सकता हूँ। 12,750 से ऊपर नहीं। मतलब अगर ये 42 हो जाता, सोचो 42 हो जाता तो यहाँ पे कितना आ जाता? 6 रुपये हो जाता, तो ये कितना हो जाता? 30,000। तो आप ये नहीं बोलोगे सर 51 कैपिटलाइज किया था पूरा 51 खींचो, नहीं चलेगा। 51 जो था वो 20,000 के लिए था, 5 के लिए कितना? तो अप टू 12,750 कैन बी रिवर्स्ड। बाकी का 17,750 जो रहेगा वो आपके पीएनएल में ही जाएगा गेन बोल के। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस। तो दिस वाज 6th क्वेश्चन। यस, हमारा 99 आया, 48 एंड 51 राइट। ये मतलब इनके स्टेप्स में आंसर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपने अपने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो भी चलेगा, ठीक है? ओके, तो उन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन दिया है बेटा, बहुत बेसिक वाला, एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा है। Alpha Limited on 1st April 2021 borrowed rupees 30 lakh at 9% to finance the construction of 2 qualifying asset। उसने क्लियर बोल दिया फाइनेंस एसेट, और 30 लाख रुपए बोरो किया गया 9% पर। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1st April। The loan facility was availed on 1st April 21 and was utilized as follows with remaining funds invested temporarily at the 7%। मतलब जब तक आपने यूज नहीं किया तब तक आपने 7% पे पड़े रहने दिया। एक था फैक्ट्री बिल्डिंग और एक था ऑफिस बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग पे कितना खर्चा किया गया? 10 लाख। और ऑफिस बिल्डिंग कितना खर्चा किया है? 20 लाख। चेक करो ऊपर लोन कितना लिया गया था बेटा? 30 लाख पूरा लिया गया था, राइट? और खर्चा कब कब किया उसने वो दिया है, 1st April एंड 1st October। 1st April एंड 1st October। प्लीज टेल मी, क्या हम पूरा 30 लाख रुपीस का साल भर का करेंगे या अलग अलग करेंगे, 1st April से और फिर 1st October से? थिंक ऑफ इट एंड देन टेल मी द आंसर। स्पेसिफिक बोरोइंग है। द डेट यू स्टार्ट द फर्स्ट एक्सपेंडिचर आपको पूरा करना पड़ेगा। मतलब कहना से अब क्योंकि आंसर में क्वेश्चन आपके सामने है, ये 10 लाख का है और ये 20 लाख का है, बराबर? मतलब बेसिकली आई हैव टेकन 2 स्पेसिफिक लोन, एक 10 लाख के लिए एक 20 लाख के लिए। क्या मैं अलग अलग कर सकता हूं? तो अब मुझे बताइए फैक्ट्री के लिए और ऑफिस के लिए, ऑफिस बिल्डिंग के लिए आप कितना कितना करोगे? कहने से 10 लाख इंटू 9% कितना हो रहा है? 90,000।
और ऑफिस बिल्डिंग के लिए 20 लाख इंटू 9%, द डेट ऑफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर स्टार्टेड, आप पूरा कैपिटलाइज करना शुरू करोगे 180। लेकिन इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? आपने जो भी फंड्स इन्वेस्ट किए थे उसने आपने 7% पे किया। आप मुझे बता सकते हो कितने टाइम तक फंड्स आइडल थे और कितने थे? 6 मंथ्स के लिए 15 लाख आइडल। यस। अगर 30 लाख रुपए था, क्या आपने 1 अप्रैल पहली तारीख को ये 5 लाख और ये 10 लाख खर्चा कर दिया था? द आंसर इज यस। मतलब 15 लाख तो खत्म हो गए। मतलब क्या आपने 15 लाख बचा के रखे थे 7% पे? यस। कब तक? 1 अक्टूबर तक। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने आपने पैसे फंड सेव रखे। क्या ये स्पेसिफिक है? द आंसर इज यस। क्या स्पेसिफिक पे टेम्पररी इनकम माइनस करने का राइट है? यस। तो इसमें हम क्या करेंगे? टेम्पररी इनकम माइनस करेंगे। मतलब ये बोरिंग कॉस्ट है और इसमें से हम क्या करेंगे? टेम्पररी इनकम माइनस करेंगे। कितना? 5 लाख पे 7% फॉर 6 मंथ्स और 10 लाख पे 7% फॉर 6 मंथ्स। प्लीज बताइए इंडिविजुअल आइटम्स कितने आ रहे हैं? प्लीज चेक। बराबर है क्या ये? आ रहा है? तो 90 में से माइनस करो, कितना आ रहा है ये? 72,500 एंड 145। Can I say this is the borrowing cost to be capitalized? समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? यस सर। ओके। अब मुझे बताइए, अगर अगर मैं बोल दूं ये स्पेसिफिक नहीं था, दिस वॉज नॉट स्पेसिफिक, मैंने कभी तो भी उधार लिया था, किससे तो भी उधार लिया था, यही बताइए जल्दी से। अगर ये जनरल होता तो आपका आंसर कितना आता? कैलकुलेट करो आराम से, फिर मुझे बताओ। ये चीज़ें कैलकुलेट करनी चाहिए माइंड में। अगर ये सब चीज़ें सीखना शुरू हो गया ना, आपने खुद से क्वेश्चंस को इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अगर ये स्पेसिफिक नहीं रहता, जनरल रहता, तो आप कितना ये करते, कैपिटलाइज करते? प्लीज बताइए। पूरा सब मिला के बोलो क्या? हाँ, 15 लाख पे फुल ईयर में 15 लाख पे हाफ। ओके। सो अगर मैं वो दो एसेट को अलग अलग मांग के चलूँ, तो बेसिकली फैक्ट्री बिल्डिंग पे खर्चा कैसे कैसे हुआ? फैक्ट्री बिल्डिंग पे तो आप बोलोगे सर फैक्ट्री बिल्डिंग पे अगर ये नंबर लाइन है तो एक 1421 को हुआ कितना? 5 लाख, और एक हुआ 110 को 5 लाख, राइट? तो कहने से ये 5 लाख पे पूरे पूरे साल भर का लगेगा और ये 5 लाख पे 6 मंथ्स का लगेगा। और सेम रूल 10-10 लाख के लिए ऑफिस बिल्डिंग पे, तो उसको डबल कर देंगे अपन, ठीक है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 5 लाख पे 9% फॉर 12 मंथ्स इंटू 12/12 एंड 5 लाख पे 9% फॉर 6 मंथ्स। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे टाइम रेशियो लगना शुरू हो गया क्योंकि ये जनरल बोल दिया मैंने, राइट? तो इसका आंसर आ रहा है 45 एंड 22,500। सो बेसिकली ये आ रहा है 67,500। एक बार चेक करो फैक्ट्री पे, और ऑफिस पे इसका दुगना हो जाएगा, 16,500 इंटू 2 इंटू 1.5। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली 2,02,500 इज द करेक्ट आंसर एंड ये फैक्ट्री पे आ गया, इसका दुगना अपन बिल्डिंग पे कर देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस एवरीवन, ओके। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इनके। यस, बोरिंग को 72,500 आया और 145 आया अपने जो अब चेक किया था, बराबर है 72,500 ये वाला और 145। और अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहेगा? तो जितना खर्चा किया प्लस ब्याज, तो टोटल एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 1072 एंड टोटल एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 2145। मतलब जितना आप खर्चा करोगे। बेसिकली उन्होंने एक ये टेबल टेबुलर फॉर्म में दिया है, ज़रूरी नहीं है टेबल फॉर्म में करना, आप अगर अलग अलग से करना शुरू करोगे तो भी चलेगा। प्रेजेंटेशन इतना मैटर नहीं करेगा, आपका मेन आंसर मैटर करेगा। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर सपोज डेट्स पे प्रॉब्लम हो रहा है, मेक अ नंबर लाइन, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है, राइट? स्पेसिफिक और जनरल में यही डिफरेंस रहता है, डेट्स चेक करते हैं या नहीं चेक करते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो आज के लिए ये 7 क्वेश्चंस पे एंड करते हैं। मतलब बेसिकली आज मेरा काम था वो थ्योरी पार्ट को कवर करना पूरा, ठीक है? अलग अलग केसेस डिस्कस करना, मैंने काफ़ी डिस्कशन किया।
2 क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिकल भी किए इस शीट में। अब यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चन सब प्रैक्टिकल है। सिर्फ एक पार्ट मैंने आपको अब तक नहीं पढ़ाया, वो है ग्रुप वाला, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी वाला। उसके अंदर कैसे करना है, कंसोलिडेशन में कैसे करना है, वो पार्ट बाकी है अपना, वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। माइंड में अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। यस सर प्लीज अपलोड मी फॉरवर्ड द ग्रुप। या अभी करता हूँ। ओके एंड ये शीट आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार गो थ्रू करना। 7 क्वेश्चन तक ही गो थ्रू करो, मतलब राइट फ्रॉम द थ्योरी पार्ट। एक वो 7th पॉइंट छोड़ के रखा है मैंने, वो थ्योरी पार्ट पूरा एक बार गो थ्रू करो एंड हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्टॉप करते हैं इसको यहाँ।